नमस्कार बच्चों। इसके पहले हमने एनवायरनमेंट साइंस, एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फंक्शंस, एनवायरनमेंट से संबंधित कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, उन सब के बारे में हमने जानकारी। एनवायरनमेंट में कौन कौन से क्राइसिस हैं, कितने प्रकार के हैं और उसका किस प्रकार से विस्तार पूर्वक अध्ययन किया गया। अब इस चैप्टर को कंटिन्यूस करते हुए हम एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन के कौन कौन से कारण या कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। There are various factors which lead to problem of environment degradation. पर्यावरण निम्नीकरण के कौन कौन से कारण हैं, इसका हम विस्तार अध्ययन करेंगे। तो देयर इज अ फर्स्ट कॉजेस, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की उच्च जन्म दर। इट इज अ मेन फैक्टर्स द causes of environment degradation. A. The high growth rate of population adversely affect the environment. जनसंख्या की उच्च दर हमारे पर्यावरण को पर विपरीत प्रभाव डालती है। B. Population growth have above 2% annually in India. It increases pressure on land and other natural resources. प्रतिवर्ष 2% जनसंख्या हमारे देश की बढ़ जाती है और ये हमारे प्राकृतिक संसाधन और भूमि पर अधिक दबाव डालते हैं। The situation will become worse if population growth is not controlled. यह अवस्था हमारे लिए एक भयानक अवस्था हो जाएगी यदि हम जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं कर पाए। दूसरा कारण है, दूसरा फैक्टर है इंक्रीजिंग ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्थात शहरीकरण या नगरीकरण में वृद्धि। ए. As population in urban area is increasing, migration of people from rural areas to urban areas makes the number bigger. आज हमारी अधिकांश जनसंख्या जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रही है, रोजगार की तलाश में शहर की ओर माइग्रेट हो रही है। B. It put more pressure on environmental resource as there would be more demand of human settlement and other civic amenities. था यह हमारे पर्यावरण संसाधनों और हमारे मानव मांग की तथा मानव बस्तियों, मानव निवास स्थान तथा शहरी सुविधाओं या नागरिक सुविधाओं पर अधिक दबाव डाली। It also lead to increase in slum area, causing decline in quality of air and water. यह आसपास के इलाकों में झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण कर रही है, जो हमारे आसपास के वायु की शुद्धता, वायु और जल की शुद्धता को प्रभावित कर रही है। तीसरा, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण का अंधाधुंध बढ़ोतरी। ए. With economic reform, industrial sector is progressing faster. आर्थिक सुधार के बाद औद्योगिक क्षेत्र में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई और इसने बहुत तेजी से अपनी प्रगति की। B. Though it good for economic growth, but rapid industrialization, if unplanned and no provision of made for the harm caused to environment, would lead to air, water and noise pollution. किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकीकरण का विकास अच्छा होता है
परंतु यदि वह सही योजनाबद्ध तरीके से या किसी अव्यवस्थित ढंग से की गई हो तो वह हमारे पर्यावरण को के जल, वायु और ध्वनि को प्रदूषित करती है। C. Industrialization has brought along unwanted and unanticipated consequences such as unplanned urbanization, pollution, and risk of accident. औद्योगिकीकरण ने हमारे जीवन में कई ऐसी अनचाही घटनाओं को अंजाम दिया है जिससे आसपास के क्षेत्रों में दुर्घटना एवं प्रदूषण को बढ़ावा मिला। डी. इंडस्ट्रियल वेस्टेज, केमिकल स्मोक क्रिएट हेल्थ प्रॉब्लम। उद्योग से आने वाला कूड़ा करकट, रासायनिक तत्व, धुआं ऐसे हमारे जीवन के कई स्वास्थ्य समस्याओं को उजागर कर रहा है। चौथा कारण पॉवर्टी, निर्धनता। निर्धनता भी हमारे पर्यावरण के लिए एक अभिशाप है। There is widespread poverty in India due to illiteracy and unemployment. भारत में जनसंख्या का निर्धनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा अशिक्षित और बेरोजगार है। B. When these people poor fail to find job, they depend on activity like cutting trees for fuel wood. They also sell it in the local market. जब ये गरीब लोग किसी भी प्रकार के रोजगार को पाने में असमर्थ रहते हैं तो वे ऐसे क्रियाकलापों पर लिप्त हो जाते हैं जैसे वनों को काटना, ईंधन के लिए लकड़ी काटना, और वे आसपास के मार्केट में उनको बेचते हैं। Those who have small plot of land, they use them intensively without taking care to enhance its productivity. जिनके पास छोटा सा भूमि का टुकड़ा है वे भी विस्तृत सघन रूप से बिना किसी परवाह किए वे अपने उत्पादन क्षमता को अधिक बढ़ाते हैं और इसके लिए भी विभिन्न प्रकार के कीटनाशक, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं। पांचवा, इंक्रीज इन पॉल्यूशन, प्रदूषण में बढ़ोतरी। प्रदूषण 3 प्रकार का होता है। ए. एयर पॉल्यूशन, व्हीकल आर द मेजर कंट्रीब्यूटर टू एयर पॉल्यूशन। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल लीड to the air pollution. Use of fossil fuel in industries, liquid fuels in vehicles, biofuels like cow dung, and fuel wood in rural areas add to the air pollution. वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण को उत्पादित करने वाला सबसे प्रमुख कारण है व्हीकल्स, वाहनों। ये वायु में सबसे अधिक वायु प्रदूषण में इसका प्रतिशत होता है। साथ ही हमारे जैविक ईंधन, लिक्विड फ्यूल्स जो व्हीकलों में उपयोग किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में काऊ डंग, कंडे के उपयोग, इन रूरल एरिया में यह भी एक धुआं का कारण बनता है जो हमारी वायु को प्रभावित करता है। वाटर पॉल्यूशन, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक industrial wastage of physical substance degrade the quality of water. Soil erosion, minerals of rocks are the natural resource of creating water pollution. जल प्रदूषण हमारे औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक सेक्टर से जो वेस्टेज कूड़ा करकट होता है वो नदियों के माध्यम से या नालों के माध्यम से जल में प्रभावित कर दिया जाता है। साथ ही मृदा अपरदन, पठारों का, खनिजों का और विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का हमारे
जल पर प्रभाव पड़ता है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्स या प्राकृतिक संपदाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। नॉइस पॉल्यूशन, मैनी रिसोर्सेज ऑफ नॉइस लाइक साउंड ऑफ विंड, oceans, machines, automobiles, explosives, etc. create the noise pollution. It causes irritations and mental health problem. कई ऐसे उपकरण, ध्वनिक उपकरण, जो हमारी वायु के माध्यम से, महासागरों की लहरों के माध्यम से, मशीन, ऑटोमोबाइल्स और कई विस्फोटक पदार्थ होते हैं जो हमारे आसपास के वातावरण या ध्वनि को प्रभावित करते हैं। यह ध्वनि प्रदूषण कई बीमारियों का, जैसे चिड़चिड़ापन या मानसिक स्वास्थ्य का समस्या को उत्पन्न करता है। नंबर 6 है 6 इंक्रीज इन यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। To increase agriculture productivity, chemical fertilizers, insecticides, and pesticides are used in adversely affect the environment by causing soil erosion and other long-term adverse effect on the fertility of soil. B. These farming techniques are not environment friendly, and indiscriminate use of agrochemical would cause land degradation. हमारे कृषि क्षेत्र में अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किसान उर्वरक, फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक दवाओं का अधिक प्रयोग करता है, जो हमारे आसपास के मृदा को या मिट्टी को विपरीत रूप से प्रभावित करता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए या मृदा की उर्वरकता के लिए अधिक हानिकारक होता है। These farming टेक्निक, ये कुछ ऐसी वैज्ञानिक पद्धति या कृषि की तकनीकी होती है जो हमारे पर्यावरण के लिए उपयोगी या उनके साथ विपरीत प्रभाव डालती है। और नेक्स्ट, मैसिव ओवरयूज एंड मिसयूज इन द एनवायरमेंट रिसोर्सेज। बड़े व्यापक रूप से पर्यावरणीय संसाधनों का दुरुपयोग या अत्यधिक उपयोग करना। Overuse of environmental resources is when their demand is more than their supply. It would result in problems like deforestation and land degradation. पर्यावरणीय संसाधनों का उसकी मांग से अधिक आपूर्ति करना, यह हमारे लिए एक बड़ी समस्या पैदा करता है, जैसे निवर्णीकरण और भूमि निम्नीकरण। B. Misuse of environmental resources is when we fail to protect it and harm it with harmful gases, substances and compounds. It would result in problems like global warming and ozone depletion. Global warming and ozone depletion अर्थात हम हमारा पर्यावरण के संसाधनों का उपयोग या उनका दुरुपयोग, ऐसे कंपाउंड, ऐसे गैसेस का उपयोग करना जो हमारे आसपास के वातावरण को दूषित करता है, और यही हमारे भूमंडलीय तापन और ओजोन क्षयकरण का कारण बनती है। तो बच्चों, ये थे 7 कारण जो हमारे एनवायरमेंट डिग्रेडेशन या पर्यावरण निम्नीकरण के कारण थे। अब हम आगे इन पर्यावरणीय डिग्रेडेशन या निम्नीकरण को रोकने या उसको कम करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से कदम उठा सकते हैं।
Measures to control environmental degradation. The following measures will be help us to overcome the problems of environmental degradation. First, population control. ए सबसे बड़ा जो है हमारे पर्यावरण को प्रभावित करने वाला हुआ अधिक अनियमित जनसंख्या। ए देयर इज अर्जेंट नीड टू चेक पॉपुलेशन ग्रोथ। हमारे देश में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए उसे रोकना, पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि में को रोकने या उसको नियंत्रित करना चाहिए। इट हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन इंट्रैक्शन ऑफ एनवायरनमेंट रिसोर्स एंड देयर रीजनरेशन। यह हमारे पर्यावरण, संसाधनों और आगे आने वाली पीढ़ियों के बीच संतुलन बनाकर रखती है। C. Fall in growth rate of population will help in the maintaining ecological balance. जनसंख्या वृद्धि में कमी होने से हम जनसंख्या वृद्धि दर जो है उसमें अगर हम कमी होती है तो यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को अच्छे से मेंटेन या उसको बैलेंस बनाकर रख सकती है। दूसरा, पॉल्यूशन कंट्रोल, प्रदूषण नियंत्रण। A. Pollution control is very basic measure to keep air, water and noise pollution under check. Pollution control अर्थात प्रदूषण नियंत्रण से हम आसपास के जल, वातावरण और ध्वनि को नियंत्रित कर सकते हैं जो हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न करते थे। The agricultural pollution should be controlled by motivating farmers to use environment-friendly fertilizers and pesticides. कृषि क्षेत्र में जो प्रदूषण है उसको नियंत्रित करने के लिए हमें किसानों को जैविक खादों का उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। C. Industrial pollution can be checked by promoting the use of better technologies, provision of depreciation of natural capital. औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए हमें बेहतर तकनीकी का उपयोग करना चाहिए जिससे प्राकृतिक पूंजी को किसी प्रकार की हानि ना हो। T. Vehicular pollution can be controlled by encouraging carpools, expanding public transport, use of CNG and LPG in vehicles. वाहन प्रदूषण को रोकने के लिए हमें सार्वजनिक यातायात में CNG और LPG गैस का उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। Third, eradication of poverty. Removal of poverty is very essential to safeguard for our environment. निर्धनता को कम करना हमारे लिए एक सुरक्षा कवच हो सकता है। उसकी दर को कम करना चाहिए। Solving the problem of poverty will help people moving to such job awareness which protect environment. For example, they will move away from cutting trees, fishing, etc. for livelihood. हमें गरीब जो निर्धन लोग हैं उनकी समस्याओं को सॉल्व करना चाहिए, उसको समाधान करना चाहिए। वो आसपास के इलाके में ही अपना रोजगार स्थापित कर सके और हमें वनों की सुरक्षा के लिए उनको लोगों को जागरूक करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर पेड़ों की कटाई ना करें और ना ही मछली उत्पादन क्षेत्रों को प्रभावित कर सके। उनके लिए स्वयं के रोजगार की व्यवस्था की जाए। फोर्थ, क्रिएटिंग अवेयरनेस प्रोग्राम, लोगों के लिए जागरूक कार्यक्रम
की व्यवस्था करना, लोगों को जागरूक बनाना। A. Environmental degradation is challenge to India's environment, which can be solved only by active participation of people. भारत में पर्यावरण निम्नीकरण एक महत्वपूर्ण चुनौती है। उसका समाधान करने के लिए हमें एक्टिव रूप से लोगों को जागरूक करना चाहिए और इसमें जनता की सक्रिय भागीदारी होना चाहिए। B. Media formal and informal channel of education system can help to achieve this. औपचारिक और अनौपचारिक चैनल्स के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से हम लोगों को इसे प्राप्त करने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। फिफ्थ, मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। Management. Dumping garbage into landfills and open fields should be checked. Alternate and proper arrangements should be made to dump waste. हमारा जो ठोस कूड़ा करकट है उसके लिए हमको उन्हें ऊपर खुले क्षेत्र में नहीं फेंकना चाहिए। उसको दबाने के लिए, उसको कवर करने के लिए हमें उसका एक अल्टरनेटिव प्रॉपर उसका व्यवस्था करना चाहिए। सॉलिड वेस्ट शुड बी ट्रीटेड साइंटिफिकली एंड मेजर्ड टू टर्न रूरल वेस्ट इनटू कंपोस्ट शुड बी इन्वेंटेड एंड इम्प्लीमेंटेड। जो ठोस कूड़ा करकट है उसको वैज्ञानिक तौर से रिसाइकल करके या उसको कंपोस्ट खाद में बदल के हम उसका ग्रामीण क्षेत्रों में उसको कुछ ऐसा नया इन्वेंशन आविष्कार करना चाहिए जिसका हम उसका पुनर्उपयोग कर सकें। 6. Suitable pattern of economic growth. The pattern adopted to achieve economic development should be environment friendly, which does not deplete natural assets. हमें आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए इको फ्रेंडली प्राकृतिक संपदाओं का उपयोग करना चाहिए जिससे हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना अपना विकास कर सकें। Government should initiate such policies which aim at restoration of degraded environment. सरकार को ऐसी नीतियां बनाना चाहिए जिससे हम किसी भी प्रकार के एनवायरनमेंट या पर्यावरणीय निम्नीकरण की अवस्था की सिचुएशन या दशा न आ सके। The measures which combine command and control method to protect environment should be initiated. Management हमें ऐसे नियंत्रक कार्यक्रम या विधि अपनानी चाहिए जो हमारे पर्यावरण को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान कर सके। Adopting suitable development. The concern for future generation alone can make a development last forever. Development to enhance our current living style without concern for future will deplete resources, degrade environment at a pace that is bound to result in both environment and economic crisis. B. Various measures adopted by the Ministry of Environment in the Central and State Pollution Control Board may not yield reward unless we are consequently adopt a path of sustainable development. हमें आगे आने वाली जनरेशन के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार या केंद्र प्रदूषण नियंत्रण संगठन को, बोर्ड को हमको ऐसी योजना बनाना चाहिए कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी किसी प्रकार का प्रदूषण या उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। इसमें दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर कार्य करना चाहिए। तो ये थे सरकार द्वारा
प्रदूषण को कम करने के लिए या प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए विभिन्न उपाय। अब इस चैप्टर का अगला जो पार्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, sustainable development refers to the development strategy to meet the need of present generation without compromising the need of future generation. It enables all generations to make best use of the resources. सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थात सतत पोषणीय विकास, जिसमें हमें विकास की ऐसी तकनीकों को रणनीति अपनाना चाहिए जिससे हमें किसी वर्तमान जो पीढ़ी है उसमें किसी प्रकार का कंप्रोमाइज न करके आगे आने वाली जनरेशन पीढ़ी के लिए संसाधनों को बचा कर रखना पड़े। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल, सतत पोषणीय विकास के कौन कौन सी विशेषताएं या कौन कौन से लक्षण हैं। फर्स्ट, सस्टेन राइज इन पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, हमारी प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक कल्याण को पोषण देती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स एट पोटेंशियल एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। सतत पोषणीय विकास हमारे वर्तमान एवरेज औसत क्वालिटी लोगों के जीवन यापन और आगे आने वाली पीढ़ियों को गुणवत्ता प्रदान करती है। इकोनॉमिक वेलफेयर इज पॉसिबल ओनली इफ नेशनल इनकम राइजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीजेस इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड नॉट बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइस। आर्थिक विकास का मतलब राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ना कि कीमतों में वृद्धि। राष्ट्रीय आय में वृद्धि जिसमें हमारे सेवाएं और वस्तुओं की सेवाओं के माध्यम से हमारी इनकम में बढ़ोतरी हो, ना कि कीमतों में वृद्धि। नंबर 2, एबिलिटी टू फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, हमें आवश्यकता के अनुसार ही वस्तुओं या संसाधनों का उपयोग करना चाहिए जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। A sustainable development emphasizes on protecting the future generation. It means that we should leave to the next generation a stock of quality of life assessed no less than what we have inherited. मतलब and B, we should ensure that future generations are able to use the same amount of resources what the present generation are using. सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत हमें आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए उन संसाधनों की गुणवत्ता, जो भी संसाधन या गुणवत्ता वस्तु की गुणवत्ता वही रहे जिसका उपयोग हम वर्तमान में कर रहे हैं। उनकी गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं, इसका उपयोग वही लोग उसी गुणवत्ता वाली वस्तु का उपयोग आगे आने वाली पीढ़ी उसी अमाउंट पे करे जिसका उपयोग हम वर्तमान में कर रहे हैं। थर्ड, रैशनल यूज ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। It refers to efficient and rational use of environment. पर्यावरणीय संसाधनों का आनुपातिक उपयोग करना। This can be done only in regenerative capacity of world's natural ecological system. यह विश्व में उत्पादित करने वाले सभी पारिस्थितिकी तंत्र की व्यवस्था को सुरक्षित रखती है जिससे वह पुनः जनरेट हो सके। रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट फॉर दैम। मतलब
नॉन रिन्यूएबल जो अनवीकरणीय संसाधन है उनकी मात्रा में बढ़ोतरी ना हो, जिससे कि उसको समय पर उसके रिन्यू होने का समय ना मिल पाए। फोर्थ, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण पर नियंत्रण। सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट दैट inefficiencies arising from pollution should be corrected। सतत पोषणीय विकास का प्रमुख जो लक्ष्य होता है कि वो प्रदूषण को नियंत्रित करे। दिस इज इन ऑर्डर टू एनहांस द नेचुरल एंड बिल्ट एनवायरनमेंट इन वे दैट दे आर compatible with conservation of natural assets, the better quality of life for the future generation। यह हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके उनकी जीवन यापन की जो गुणवत्ता है उसको बचा कर रखती है और जिससे भी किसी प्रकार का उनको पर्यावरणीय समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो ये थे फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्टेप्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत पोषणीय विकास के लिए कौन कौन सी कदम हैं या कौन कौन सी रणनीतियाँ हैं, उसके लिए हमें क्या क्या कदम उठाना चाहिए। नंबर 1, यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जो हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस हैं उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए या उनका उपयोग हमें कम करना चाहिए, जिससे आसपास के वातावरण जैसे थर्मल प्लांट हैं तो इनका उपयोग कम, सोलर एनर्जी इनका उपयोग हमें ज़्यादा करना चाहिए जो अभी नया आविष्कार, जिससे आसपास के ताप, कोल इनका उपयोग, ये कन्वेंशनल सोर्सेस है, इनका उपयोग हमें कम करके नए आविष्कार सोलर एनर्जी का उपयोग करना चाहिए, जिससे आसपास के वातावरण को प्रदूषित ना कर सके। इंक्रीजिंग यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स। ऐसे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे ईंधन के साधनों का प्रयोग करें जिससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण या कम मात्रा में प्रदूषण उत्पन्न, जैसे LPG गैस, गोबर गैस प्लांट, CNG, सोलर एनर्जी, इनका हमें उपयोग करना चाहिए। सोलर एनर्जी के लिए आजकल सरकार भी सहायता दे रही है। विंड एनर्जी, ग्रामीण और कोस्टल एरिया में विंड पावर्स का उपयोग करना चाहिए, जिससे थर्मल पावर और हाइड्रोजन इलेक्ट्रिसिटी पर को नियंत्रित या उसकी मात्रा को या उस पर दबाव कम कर सकें। सोलर पावर, इनका उपयोग करना चाहिए। नंबर 4, सोलर एनर्जी, इनके माध्यम से सोलर थ्रू फोटोवोल्टाइक सेल्स के माध्यम से ऐसे सोलर पैनल्स भी आते हैं जिनके माध्यम से हम एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं। सेटिंग मिनी हाइड्रल प्लांट्स, छोटे छोटे हाइड्रल जल विद्युत उपकरण, ऐसे संसाधनों का उपयोग करें जिससे हम इसका उपयोग कर सकें। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस। ट्रेडिशनल नॉलेज अर्थात यहाँ पे पारंपरिक ज्ञान, जिसमें हम प्राचीन समय में पेड़ पौधों की पूजा करते थे, उन्हें अपना इष्ट देवता मानते थे या ऐसे, तो उसी को फिर से जागृत करना चाहिए। और जो पुरानी परंपराएं हैं जो वन्य जीव जंतुओं को या इकोसिस्टम को प्रभावित करती है, इसका हमें विरोध करना चाहिए। बायो कंपोस्टिंग, जैविक खाद का, जैविक उपकरणों का हमें उपयोग करना चाहिए। जैविक उपकरण मतलब एग्रीकल्चर क्षेत्र में बायो कंपोस्टिंग को हमको बढ़ाना चाहिए। इन प्लेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इनके रोकने के लिए, जिससे मृदा जो अपरदन होता है या मृदा क्षरण होता है, मिट्टी की उर्वरकता, फर्टाइलिटी कम होती है, उसको कम किया जाए। बायोपेस्ट कंट्रोल, इनका उपयोग करना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, जिससे हम
जो पैदावार या उत्पादन क्षमता है, जो किसी भी शरीर, किसी भी हेल्थ, स्वास्थ्य समस्याओं को, किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं ना आ सके हमारे खाद्य पदार्थों में। इसलिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, हालांकि इसमें उत्पादन कम होता है लेकिन वस्तु की शुद्धता। रिसाइकलिंग, नेक्स्ट पॉइंट है रिसाइकलिंग द वेस्टेज। जो कूड़ा करकट है उसका रिसाइकल किया जाए, जिससे उसका हम उपयोग अच्छी चीज़ों में या सड़कों के निर्माण में या फिर से किसी भी वस्तु का उत्पादन करने में, जिसका बर्डन, जिसका बोझ हमारे पेड़ पौधों या आसपास के वातावरण पर अधिक उसका दबाव ना पड़े। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अवेयरनेस प्रोग्राम अमंग द पीपल, मतलब आसपास के इलाकों में लोगों को जागरूक करना, पर्यावरण के प्रति सचेत करना, यह हमारा सबसे प्रमुख लक्ष्य होता है। तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें कुछ मूवमेंट है, जैसे चिपको मूवमेंट, एपिको मूवमेंट। एपिको मूवमेंट ये पेड़ों की, वनों की कटाई को रोकने के लिए 1983 में चलाया गया था लोग। इसी प्रकार एक बोर्ड की स्थापना की थी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए, जिसका नाम है CPCB, अर्थात सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1974। तो इसके नियंत्रण करने के लिए ये CPCB इसका उपयोग है, जिसका फुल फॉर्म है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मंडल। ठीक है, तो इस चैप्टर से कुछ असाइनमेंट है, क्वेश्चन है जो जनरली पूछे जाते हैं। पहला है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरणीय निम्नीकरण के क्या कारण हैं। दूसरा है व्हाट मेजर्स टू कंट्रोल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसको पर्यावरण निम्नीकरण को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से साधन हैं, कौन कौन से उपाय। व्हाट यू मीन बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास के कौन कौन से लक्षण हैं। और व्हाट स्टेप्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास के लिए कौन कौन से कदम और कौन कौन सी नीतियाँ हैं। तो ये चैप्टर यही समाप्त होता है। इसमें चैप्टर में कुछ NCERT से, कुछ रिफ्रेशर से ये चैप्टर से पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। और इसको तो बच्चों, इसकी आप ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको आप अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।